हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है हीट ट्रांसफर, लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्शन वाले पार्ट को समझा और देखा कि कंडक्शन क्या होता है। तो हमने देखा कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में होता है, जिसमें हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करती है विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में हम दो और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को डिस्कस करेंगे, जो है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन का जस्ट हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए, कुछ उसमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। और रेडिएशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी हम देखेंगे और रेडिएशन का मतलब समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हीट ट्रांसफर। ओके, सो कन्वेक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन? तो कन्वेक्शन भी हीट ट्रांसफर का एक मोड है। इसमें भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो जो हैं डिस्प्लेस करते हैं। जैसे कंडक्शन में क्या होता था, पार्टिकल्स अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, पार्टिकल्स का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है किसमें, कंडक्शन में। लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का एक्चुअल ट्रांसफर होता है। तो ये किसमें होता है, फ्लूइड्स में। तो यही सब पार्ट्स हम देखेंगे यहां पर। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, मैटर के एक्चुअल मोशन से जो हीट का ट्रांसफर होता है, इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में ही पॉसिबल होता है। तो यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें कन्वेक्शन के प्रोसेस को समझाया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी बीच पर जाते हैं, किसी झील के किनारे होते हैं, नदी के किनारे होते हैं, तो हमें क्या होता है, गर्मियों में भी एक ठंडक का एहसास होता है, ठंडी हवा महसूस होती है। तो ये सब किस कारण से हो पाता है? तो एक्चुअली जो जमीन है, धरती है, वो क्या होती है, गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। और पानी जो है वो गर्म भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है, और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो गर्मियों में जैसे बहुत गर्मी पड़ रही, तो जमीन तो बहुत गर्म हो गई, लेकिन पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो वो अभी भी क्या है, कम गर्म है। अब जमीन गर्म हो गई तो उसके कांटेक्ट में हवा जो है वो भी गर्म हो जाती है। अब गर्म जो हवा होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने के कारण वो राइज करती है। जैसे हम फ्लूइड्स में देखते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है फ्लूइड की, वो नीचे जा बैठता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर जाती है, और उसको ठंडी हवा क्या करती है, रिप्लेस करती है। तो जो समुद्र है या झील है, वहां से आने वाली ठंडी हवा उसको रिप्लेस करती है। तो जब हम वहां पर खड़े होते हैं तो हमें भी एक ठंडी हवा का एहसास होता है, और इस तरह से ये एक एयर की साइकिल बन जाती है। और ऐसे ही जब रात होती है तो रात में क्या होता है, जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो पानी गर्म हुआ है वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो उस कारण से रिवर्स एक साइकिल चलती है। तो वहां पे क्या होता है, फिर ज्यादा जो है ठंड नहीं पड़ती। तो इस तरह से जो पानी के पास में क्षेत्र होते हैं, इलाके होते हैं, वहां गर्मियों में थोड़ा मौसम सुहावना रहता है, और सर्दियों में भी थोड़ी कम ठंड पड़ती है। अगर धूप निकल रही है, प्रॉपर पानी अच्छे से गर्म हो रहा है, तो इतनी ज्यादा ठंड वहां पर नहीं पड़ती। दिस इज ड्यू टू कन्वेक्शन। ये किसमें पॉसिबल है, फ्लूइड्स में ही पॉसिबल है, जिसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। देन कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड। कन्वेक्शन नेचुरल भी हो सकता है, अपने आप हो सकता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया। और फोर्स्ड, फोर्स्ड हो सकता है, जैसे हम क्या करते हैं, एसी चलाते हैं, रूम हीटर चलाते हैं, तो उसमें क्या हुआ, एसी ने क्या किया, अंदर की हवा को ठंडा किया। अब जो फैन है उस हवा को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो थ्रो कर रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, फोर्स्ड कन्वेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो ठंडी हवा क्या करेगी, नीचे बैठेगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी, और इस तरह से एयर का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। या रूम हीटर है, वो गर्म हवा को फेंक रहा है, और इस तरह से वो सर्कुलेशन जो है एयर का बन जाएगा वहां पर। इन नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचुरल कन्वेक्शन में ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो डेंसर ऑब्जेक्ट है वो नीचे आता है, लाइटर ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ही जो डेंसर लिक्विड्स हैं, डेंसर फ्लूइड्स हैं, वो नीचे जाते हैं। ठीक है। और बॉयंट फोर्स का भी कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेविटी पे बेस्ड होता है। तो इसलिए कन्वेक्शन जो है उसमें ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या कन्वेक्शन होगा? नहीं, नेचुरल कन्वेक्शन जो है वो ग्रेविटी के कारण ही होता है। विदाउट ग्रेविटी देयर विल बी नो कन्वेक्शन। So when a fluid is heated from below,
द हॉट पार्ट एक्सपेंड्स एंड देयरफॉर बिकम्स लेस डेंस। तो कैसे होता है नेचुरल कन्वेक्शन? जनरली जब भी कोई फ्लूइड गर्म हो रहा है तो क्या होगा, वो एक्सपेंड हुआ, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ बॉयंसी इट राइजेस एंड द अपर कोल्डर पार्ट रिप्लेसेस इट। बॉयंसी के कारण वो ऊपर जाता है और जो ऊपर वाला डेंसर लिक्विड है या डेंसर फ्लूइड है वो उसकी जगह ले लेता है। दिस अगेन गेट्स हीटेड। अब जो नीचे आया था वो हीट होता है, राइज अप करता है, उसकी जगह कोल्ड पार्ट आ जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस गो ऑन। इस तरह से कि साइकिल बन जाती है और इस तरह से कन्वेक्शन जो है अपना रोल प्ले करता है, कन्वेक्शन होता है और इस तरह से गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी उसको रिप्लेस करती है और एक साइकिल चलती रहती है। कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है, मीडियम है, उसका क्या हो रहा है, बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मैटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बल्क में एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये हमें कन्वेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है? In forced convection, material is forced to move by a pump or by some other physical means. तो forced convection में जो मटेरियल है या पार्टिकल्स हैं उनको क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है थ्रू पंप और सम फिजिकल मींस, जिससे उनको थ्रो किया जाता है और वो फिर एक तरीके से साइकिल फॉर्म कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हॉट रेडिएटर दिखा रखा है, ठीक है, अगर गर्म हवा को फेंक रहा है ऊपर, अब गर्म हवा जो है वो क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, फिर ठंडी हवा जो है नीचे गई। अब इस तरह से एक साइकिल चलती जाएगी और धीरे धीरे कमरे में एक गर्म हवा के कारण जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। The common examples of forced convection systems are forced air heating systems in home, the human circulatory system and the cooling system of an automobile engine. तो जैसे फोर्स्ड हीटिंग सिस्टम हो गया, ऐसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, तो हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो पंप करता है वो एक तरीके से फोर्स्ड कन्वेक्शन है, जिससे ब्लड क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता है और इस तरह से उसका सर्कुलेशन होता है। तो जो प्रेशर से ब्लड जाता है वो क्या करता है, आगे बढ़ता है, फिर दूसरा ब्लड उसको रिप्लेस करता है। इस तरह से एक कन्वेक्शन क्रिएट होता है विच इज अ फोर्स्ड कन्वेक्शन। सो इन द ह्यूमन बॉडी द हार्ट एक्ट्स एज द पंप that circulates blood through different parts of the body, transferring heat by forced convection and maintaining it at uniform temperature. तो ब्लड क्या कर रहा है, मतलब हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, उसके ब्लड के साथ साथ हीट भी ट्रांसफर कर रहा है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो वो प्रोसेस भी कन्वेक्शन कहलाता है। फिर हम सी एंड लैंड ब्रिजेस की बात करें तो इसको हम समझते हैं क्या है ये। So during a hot day, heated air rises up from land that is warmer than the sea. ठीक है, तो क्या होता है गर्मी के दिनों में, अभी जैसे हमने इस एग्जांपल एक देखा था वही चीज है कि गर्मी के दिनों में क्या हो रहा है, जो एयर सरफेस के कांटेक्ट में है वो गर्म हो जाती है, सरफेस के संपर्क में आके गर्म होके क्या होती है, लेस डेंस हो जाती है और राइज करती है। A sea breeze consists of cooler air that moves in from the sea to replace the heated air. तो जो सी ब्रीज है वो क्या करती है, ठंडी होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो उसको क्या करती है, रिप्लेस करती है। तो इस तरह से ये होती है सी ब्रीज। तो क्या हो रहा है, धरती गर्म है, गर्म हवा क्या हुई, मतलब धरती के कांटेक्ट में जो हवा है वो गर्म हुई, गर्म होकर राइज करी, और जो वाटर के सी के कांटेक्ट में एयर है वो ठंडी है, उसको रिप्लेस करती है और इस तरह से साइकिल बन जाती है। दिस इज सी ब्रीज। एंड देन लैंड ब्रिज में क्या होता है, एट नाइट द सी इज ऑफन वार्मर देन द लैंड। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि पानी गर्म भी धीरे धीरे होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो क्या हो रहा है, जब दिन का समय है तो पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो सरफेस ज्यादा गर्म हो चुका है लेकिन पानी कम गर्म है, तो पानी के ऊपर वाली हवा ठंडी है। अब रात को जो सरफेस है वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है, लेकिन जो पानी जो गर्म हुआ था, पहले कम गर्म हुआ था लेकिन वो ठंडा धीरे धीरे होगा, तो पानी का टेम्परेचर सरफेस से ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से एट नाइट द सी इज ऑफन वार्मर देन द लैंड। एयर नाउ फ्लोज टू द सी। अब सी जो है वो वार्मर है तो उसकी हवा क्या हो जाएगी, गर्म, वो लिफ्ट हो जाएगी, और जो सरफेस के कांटेक्ट में एयर है वो ठंडी है तो वो क्या करेगी, उसकी तरफ जाएगी, इस तरफ से। तो एयर नाउ फ्लोज टू द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो क्या हो रहा है, रात के समय पानी के ऊपर जो हवा है वो ज्यादा गर्म है तो वो राइज करती है, सरफेस से हवा उसकी तरफ आती है और इस तरह से एक साइकिल बन जाती है। तो इस तरह से
ये सी ब्रिजेस एंड लैंड ब्रिजेस काम करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पानी होता है, मतलब सी या लेक वगैरह, उनके आसपास थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मतलब ना तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना रात में बहुत ज्यादा ठंडी हो पाती है। फिर अब हम बात करते हैं रेडिएशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है हीट ट्रांसफर का। तो हमने देखा रेडिएशन जो है उसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट हम देखते हैं सन से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है, वो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ के आसपास कुछ किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है और उसके बाद अर्थ से सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। लेकिन फिर भी सन से हम हीट जो है उसको प्राप्त कर पाते हैं, ले पाते हैं। किस कारण से? रेडिएशंस के कारण। तो हर ऑब्जेक्ट इनफैक्ट रेडिएट करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है। ठीक है, तो रेडिएशन हर पार्ट में, मतलब हर तरह के जो हीट ट्रांसफर में रेडिएशन का कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा इन्वॉल्व होता ही है। तो इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच नीड्स नो मीडियम। तो इंपॉर्टेंट, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। The energy is radiated by electromagnetic waves and is called radiant energy. तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एमिट होती है, उसको रेडिएंट एनर्जी भी बोला जाता है। In an electromagnetic wave, electric and magnetic fields oscillate in space and time. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स करते हैं। ये बेसिकली 12th क्लास में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें और डिटेल में इसको पढ़ा जाता है। लेकिन एक बेसिक आइडिया भी हमें होना चाहिए कि कोई अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दो वर्ड आ रहे हैं, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई होती है। और किसी भी वेव में क्या होता है? कुछ चीज ऑसिलेट करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। Like any wave, electromagnetic waves can have different wavelengths and can travel in vacuum with the same speed, namely the speed of light. जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, जो लाइट की स्पीड हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सन से अर्थ तक एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है। क्यों आ रही है? रेडिएशंस के कारण। क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम में कन्वेक्शन कंडक्शन तो हो नहीं सकता है। तो जो सन से हमारे पास एनर्जी आती है, हीट आ रही है, इट इज ड्यू टू रेडिएशन ओनली। ऑल बॉडीज एमिट रेडिएंट एनर्जी वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सभी जो बॉडीज हैं वो क्या करती हैं? एनर्जी को एमिट करती हैं, रेडिएट करती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। एवरी ऑब्जेक्ट रेडिएट्स द एनर्जी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी by virtue of its temperature, like the radiation by a red hot iron or light from filament lamp, is called thermal radiation. ठीक है, कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रही है, चाहे वो अपनी बॉडी हो, अपने आसपास रखे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सबका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, और जिस भी ऑब्जेक्ट का कुछ टेम्परेचर है वो क्या करता है? रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा। तो उसको क्या बोला जाता है? थर्मल रेडिएशन बोला जाता है। नाउ रेडिएशन एंड कलर। रेडिएशन और कलर का भी बहुत गहरा रिश्ता है, कि उसको समझते हैं क्या होता है। तो अलग अलग कलर पे एक्चुअली अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग एनर्जी की रेडिएशंस एमिट होती है। तो व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन एनी बॉडी, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली एब्सॉर्ब। कोई भी रेडिएशन किसी बॉडी पे आएगी, जैसे मेरी बॉडी पे आई, तो कुछ पार्ट एब्सॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट उसका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कई बॉडीज रिफ्लेक्शन ज्यादा करती हैं, मिरर रख दें तो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एब्सॉर्ब कम हो जाएगा। क्या ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक कलर, ऐसे सर्दियों में ब्लैक कपड़े ज्यादा पहने जाते हैं जिससे कि वो ज्यादा एब्सॉर्ब कर ले और हमें क्या करे? ठंड से बचा पाए। The amount of heat that a body can absorb by radiation depends on the color of the body. तो यही वो बात कर रहे हैं कि कलर पे भी डिपेंड करता है कि कोई बॉडी कितनी हीट को एब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, तो the amount of heat that a body can absorb by radiation depends on the color of the body also. Black bodies absorb and emit radiant energy better than bodies of lighter colors. तो ब्लैक बॉडी ज्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेती है, व्हाइट बॉडी कम एब्सॉर्ब करती है, इसलिए गर्मियों में व्हाइट प्रेफर किया जाता है।
सर्दियों में ब्लैक प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और नहीं भी करते हो तो कोशिश करना, उससे फायदे में रहोगे, ठीक है। गर्मियों में व्हाइट या लाइट कलर्स और सर्दियों में ब्लैक या डार्क कलर। बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट तो नहीं कर सकते हम अपनी जिंदगी, लेकिन इस तरह से हम अपने आप को ढाल सकते हैं जिससे कि हम उसकी जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है उसको यूज करके गर्मियों में थोड़ा कूल कूल रह सकें और सर्दियों में थोड़ा सा गर्म रह सकें, अपने आप की बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। So we wear white or light colored clothes in summer so that they absorb the least heat from the sun. हम समर में क्या करते हैं, व्हाइट या लाइट कलर पहनते हैं जिससे वो कम हीट को एब्जॉर्ब करें। ड्यूरिंग विंटर वी यूज डार्क colored clothes which absorb heat from the sun and keep our body warm. And the bottoms of the utensils for cooking food are blackened so that they absorb maximum heat from the fire and give it to the vegetables to be cooked. तो देखोगे जितने भी आजकल मॉडर्न यूटेंसिल्स वगैरह आते हैं जनरली उनका क्या किया जाता है, बेस को ब्लैक कलर कर दिया जाता है। तो ब्लैक कलर करने से क्या होता है, ज्यादा हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि वेजिटेबल वगैरह कुक करने में आसानी रहे, हमारा जो फ्यूल है वो कम खर्च हो। तो ये रेडिएशन और कलर का एक अच्छा गहरा संबंध है जो हमें पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं डेवार फ्लास्क और थर्मस बॉटल। तो जब आप थर्मस बॉटल देखेंगे या फ्लास्क जो यूज किया जाता है कई बार लेबोरेटरीज वगैरह में चीजों को गर्म या ठंडा रखने के लिए, तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो डेवार फ्लास्क और थर्मस बॉटल इज अ डिवाइस टू मिनिमाइज हीट ट्रांसफर बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द बॉटल एंड आउटसाइड। तो सबने थर्मस बॉटल तो यूज की ही है, हम उसमें गर्म जैसे चाय वगैरह है उसको गर्म रखने की कोशिश करते हैं, या गर्मियों में ठंडा पानी वगैरह रखते हैं उसको ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे वो रह पाता है, तो गरम गरम या ठंडा ठंडा कैसे रह पाता है, बेसिकली वो हीट के एक्सचेंज को मिनिमाइज कर देता है। तो गरम है तो उससे हीट बाहर निकल नहीं पाती है, ठंडा रखोगे तो उसमें हीट एंटर नहीं कर पाती है। अब कैसे होता है उसको हम समझते हैं, बहुत ही मजेदार चीज है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल विद द इनर एंड आउटर वॉल्स कोटेड विद सिल्वर। तो देखो कैसे डबल वॉल्ड जो है एक क्या होती है, ग्लास वेसल होती है जिसकी इनर और आउटर सरफेस को क्या करते हैं हम सिल्वर कलर से पेंट कर देते हैं, विद इनर एंड आउटर वॉल्स कोटेड विद सिल्वर। ठीक है, इसकी इनर वॉल को और ये जो आउटर वॉल है इसको क्या कर देते हैं, सिल्वर कलर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे इनर मतलब ये वाला अंदर वाला सरफेस, आउटर मतलब ये वाला, इसको हम क्या कर देते हैं, सिल्वर कलर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर देते हैं उसको समझते हैं अभी हम। रेडिएशन फ्रॉम द इनर वॉल इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बॉटल। देखो यहां से अंदर हमने इसे गर्म चीज रखी, तो यहां से जो रेडिएशन बाहर जाएंगी वो टकरा के वापस इधर आ जाएंगी, क्योंकि हमने क्या किया उसमें सिल्वर कर दिया, मिरर जैसा सरफेस बना दिया। तो वो क्या करता है, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऐसी बाहर से ठंडी रेडिएशन आई, ठंडी एनर्जी रेडिएशन आई, वो बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से रेडिएशन का एक्सचेंज जो है बहुत ही मिनिमम होगा। The outer wall similarly reflects back any incoming radiation। ठीक है, तो अंदर वाली रेडिएशन अंदर रह गई, बाहर वाली अंदर घुस भी गई तो टकराकर बाहर वापस चली जाएंगी। The space between the walls is evacuated to reduce conduction and convection losses। अभी जो बीच की स्पेस है इसको क्या कर देते हैं, इवैक्यूएट कर देते हैं। इवैक्यूएट कर देते हैं मतलब यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वैक्यूम का मतलब वैक्यूम क्रिएट करते हैं, लेकिन वैक्यूम में भी कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स रह जाते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम एयर को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। अब वैक्यूम हो गया मतलब मीडियम नहीं है, तो कन्वेक्शन और कंडक्शन को भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से कंडक्शन और कन्वेक्शन से भी अगर कोई एनर्जी का लॉस होने वाला है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो the space between the walls is evacuated to reduce conduction and convection losses, and the flask is supported on an insulator like cork। इसको नीचे एक इंसुलेटर लाइक कॉर्क पे रख देते हैं, क्योंकि उसको टिकाना भी तो पड़ेगा अपने को। तो एक इंसुलेटर ऐसे यहाँ पे ये लगा देते हैं, स्पॉन्ज वगैरह, जिससे वो टिकी रहे बॉटल। The device is therefore useful for preventing hot contents like milk from getting cold, or alternatively to store cold contents like ice। ठीक है, तो इस तरह से थर्मस फ्लास्क होता है। ऊपर एक प्लास्टिक कैप रहेगी जो हम खोलते हैं, नॉर्मल से हमने देखा ही है। यहाँ वैक्यूम मेंटेन करते हैं, यहाँ स्पॉन्ज है, अंदर हॉट या कोल्ड लिक्विड है, और ये बीच में थोड़ी सी जगह में एयर रहता है। तो इसके कारण भी जो कंडक्शन का या कन्वेक्शन के कारण हीट लॉस है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, और फिर एक प्लास्टिक केस में उसको फिक्स कर देते हैं।
तो इस तरह से थर्मस बॉटल डिजाइन की जाती है, जिस कारण गर्म चीजें गर्म रह पाती हैं और ठंडी चीजें ठंडी रह पाती हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे, तो इसको थोड़ा समझना, ये न्यूमेरिकल पार्ट है यहाँ पर, तो इसको समझते हैं। आइए, तो टेक अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर और मिल्क एंड लेफ्ट इट ऑन अ टेबल, व्हाट विल यू ऑब्जर्व एज टाइम पासेस। जरा सोचो कि हमने एक पानी का ग्लास लिया या दूध का ग्लास लिया, उसको गर्म करके टेबल पे रख दिया। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा क्या होगा, फाइनली क्या होगा, क्या सोचते हो, जरा सोचो। हाँ, तुम बिल्कुल सही। क्या होगा, धीरे धीरे अगर उसका टेम्परेचर कम होकर सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है ना, अगर गर्म करके रखोगे तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, ऐसे ठंडा भी रखोगे तो धीरे धीरे गर्म होकर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो गर्म होगा तो हीट लॉस करेगा, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कूलिंग। ठंडा होगा तो हीट गेन कर लेगा, वो भी होगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कूलिंग की। कोई भी गर्म चीज है अगर हम उसको रखेंगे तो अपना टेम्परेचर लूज कर करके सराउंडिंग के बराबर टेम्परेचर कर लेगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उसकी कूलिंग की रेट क्या होगी, किस रेट से वो टेम्परेचर लूज करेगी, इसको हम समझेंगे। तो एक एक्टिविटी की हम बात करते हैं, which is also given in NCERT book. To take some water, say 300 ml, in a calorimeter with a stirrer and cover it with two holded lid. तो हमने क्या किया, 300 ml के आसपास पानी लिया, कैलोरीमीटर में एक स्टरर, उसको घुमाने वाला, उसको कवर कर दिया टू होल्डेड लिड से। Fix a thermometer through a hole in the lid and make sure that the bulb of thermometer is immersed in the water. हमने एक थर्मोमीटर लिया, उसको उसमें इंसर्ट कर दिया और उसका जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो लिक्विड में इमर्स है। नोट द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की रीडिंग हमने नोट की। दिस रीडिंग T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है, क्यों, जो हमने पहले उसमें लिक्विड डाला है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर होगा उसका, क्योंकि हमने अभी इसको ना तो गर्म किया था ना ठंडा किया था। तो ये जो हमने टेम्परेचर मेजर किया, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि कोई भी चीज अगर सराउंडिंग के कांटेक्ट में काफी समय तक रहती है तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। देन heat the water kept in the calorimeter till it attains a temperature say 40 डिग्री सेल्सियस above the room temperature। मान लो रूम टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, अब हमने उसको गर्म किया उस लिक्विड को, और गर्म वाटर है जैसे हमारे केस में, तो उसको हमने 40 से 60 डिग्री तक कर दिया, मतलब जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसे 40 डिग्री ज्यादा गर्म कर दिया रफली। देन स्टॉप हीटिंग द वाटर बाय रिमूविंग द हीट सोर्स, फिर हमने उसको हीट सोर्स को हटा दिया और फर्दर हीट करना बंद कर दिया। Start the stopwatch and note the reading of the thermometer after fixed interval of time. Stopwatch लगाओ और रीडिंग देखो थर्मोमीटर की, जैसे हमने 5-5 मिनट लिया या 2 मिनट लिया, तो 5 मिनट के बाद देखा, जैसे हमने 60 डिग्री किया था, तो 5 मिनट के बाद हो सकता है वो 60 का 55 हो गया हो, फिर 5 मिनट के बाद कुछ और हो गया हो, तो वो हम नोट करें। ठीक है, तो स्टार्ट द स्टॉपवॉच एंड नोट द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, से आफ्टर एवरी 1 मिनट, 1 मिनट के बाद नोट कर रहे हैं यहाँ पर, ऑफ स्टरिंग जेंटली विद द स्टरर। ठीक है, तो उसको स्टरर से स्टर कर दें जिससे एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर उसका हो जाए। कंटिन्यू टू नोट द टेम्परेचर, अब जो हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं जो बदल रहा है उसको हम बोल रहे हैं T2। T1 तो फिक्स है सराउंडिंग का टेम्परेचर, T2 जो हमने गर्म किया टेम्परेचर और वो ठंडा हो रहा है उसको हम T2 बोल रहे हैं। ठीक है, T2 of the water till it attains a temperature about 5 डिग्री सेल्सियस above that of the surrounding। तो जैसे हमने 20 डिग्री अगर सराउंडिंग है तो 25 डिग्री आने तक उसका हमने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया। Then plot a graph by taking each value of temperature delta T, T2 minus T1 along y-axis and the corresponding value of T along x-axis। फिर हमने ग्राफ बनाया डेल्टा T का, तो दिस इज डेल्टा T, T2 minus T1, और यहाँ पे टाइम का। तो हम क्या देखेंगे, हमने टाइम इंटरवल बराबर लिया, तो जैसे हमने यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 मिनट का लिया, देखो कि यहाँ पर तेजी से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा कम रेट से हुआ, फिर थोड़ा और कम रेट से, फिर थोड़ा और कम रेट से, फिर और कम रेट से, इस तरह से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी रेट धीरे धीरे क्या होती रही, कम। जब टेम्परेचर ज्यादा था तो टेम्परेचर के कम होने की रेट भी ज्यादा थी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है उसके चेंज होने की रेट का मतलब एक तरीके से हम स्लोप देख सकते हैं, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड, तो जैसे हम स्लोप का मैग्नीट्यूड देखेंगे वो जीरो की तरफ अग्रसर होगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो ये एक्टिविटी हमने की। अब देखते हैं इसको कैसे आगे हम मैथमेटिकल फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज, हाउ रेट ऑफ कूलिंग चेंजेस एज द टेम्परेचर फॉल्स, तो अभी हमने डिस्कस किया
जैसे से टेम्परेचर फॉल कर रहा है रेट ऑफ कूलिंग क्या होती जा रही है, इट इज यस डिक्रीजिंग, it decreases as the temperature falls, okay, और time passes। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ हीट लॉस को हम बोल रहे हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो वो माइनस क्यों लगाया, डी क्यू बाई डी टी होता है हीट के गेन करने की रेट। हम किसकी बात करना चाहते हैं, लॉस की, तो लॉस के लिए हमने माइनस लगा दिया, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी of the body is directly proportional to the difference of temperature delta T of the body and the surrounding। तो जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस, बॉडी और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है। द लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्मॉल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ये लॉ तभी होल्ड करेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होता है जनरली। Also, the loss of heat by radiation depends upon the nature of surface of the body and area of the exposed surface। ठीक है, तो लॉस ऑफ हीट जो है नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के, तो सम कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस। T2 is temperature of body, T1 is temperature of surrounding। T1 क्या रहता है, फिक्स रहेगा इस केस में, और T2 जो है वो धीरे धीरे कम होगा। Where K is a positive constant depending upon the area and nature of the surface। तो जो K है ये एरिया जो हमने यहाँ पे बात की और नेचर ऑफ सरफेस, इस पर भी डिपेंड करता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकते हैं, K किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो एरिया पर और नेचर ऑफ सरफेस पर भी डिपेंड करता है। Now suppose a body of mass m and specific heat s is at temperature T2। जो हम बॉडी की बात कर रहे हैं, मान लो उसका मास है m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s और टेम्परेचर उसका T2 है एंड T1 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। तो इफ टेम्परेचर फॉल्स बाय अ स्मॉल अमाउंट dT2 इन टाइम dt देन द अमाउंट ऑफ हीट लॉस इज, तो देखो dq ये हम पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री में कि डेल्टा क्यू क्या होता है, ms डेल्टा t। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर dT2 फॉल हुआ तो dq इज इक्वल टू ms dT2 लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज गिवन बाय, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा, dq बाय dt इज इक्वल टू ms d2 बाय dt। एंड वी स्टडीड माइनस dq बाय dt इज इक्वल टू k इंटू T2 माइनस T1। रेट ऑफ हीट लॉस जो है माइनस dq बाय dt इसके बराबर होता है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, dq बाय dt को हमने लिख दिया ms dt2 बाय tt k T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझो, तो ये आ गया dt2, इस T2 माइनस T1 को मैं नीचे ले गया, इज इक्वल टू माइनस k बाय ms इंटू dt। देखो k कांस्टेंट है, ms भी कांस्टेंट है, तो इसको हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया कैपिटल के। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या आएगा, log T2 माइनस T1। log जिसका बेस क्या होगा, log T2 माइनस T1, और यहां पे आ जाएगा k इंटू टी और एक कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 प्लस सम c डैश इंटू e की पावर माइनस kt, ये c डैश इज इक्वल टू e की पावर c। ठीक है, बेसिकली अगर ये चीज किसी को समझ नहीं आई हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझाता हूँ। तो क्या हो रहा है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो T2 माइनस T1 आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, T2 माइनस T1 आ जाएगा e की पावर माइनस kt प्लस c। अब पावर्स जो हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस kt इंटू e की पावर c, इस तरह से लिख सकते हैं। तो e की पावर c को उन्होंने क्या बोल दिया है, c डैश बोल दिया है। ये जो c डैश है e की पावर c। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये c क्या है, वहां पर मेन चीज क्या है कि बस ये कांस्टेंट आ जाएगा कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स e की पावर माइनस kt, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस द रेट ऑफ कूलिंग ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन कंबाइंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखो अगर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो जनरली तीनों मोड से भी अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, तो उसको भी हम अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या आया, बेसिकली कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट
टाइम्स e की पावर माइनस kt। इस तरह का ये रिलेशन आ जाता है। वैसे इसको भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका हम एक अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लेकिन ये भी कहीं पर यूज हो सकता है, ग्राफ वगैरह बनवाया जा सकता है, तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। और अगर हम लॉग की बात करें, लॉग t2 माइनस t1, तो ये हमको क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे देगा। लॉग t2 माइनस t1 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। आगे हम उसको ड्रॉ भी करेंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अभी जो हमने लॉ पढ़ा उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो जैसा भी हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला आया था लॉग t2 माइनस t1 वर्सेस टाइम का, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। तो वही हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो कैसे कर सकते हैं, तो द सेटअप कंसिस्ट्स ऑफ अ डबल वॉल्ड वेसल V, एक डबल वॉल्ड वेसल है V containing water in between the two walls, ठीक है, उसके दोनों वॉल्स के बीच में वाटर है। अब कॉपर कैलोरीमीटर C containing hot water is placed inside the double walled vessel. Two thermometers through the corks are used to note the temperatures T2 of the water in calorimeter and T1 of hot water in between the double walls respectively. ठीक है, तो एक ऐसा वेसल है, ये कैलोरीमीटर है, इधर टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस होगा रेडिएशन के थ्रू। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इन द कैलोरीमीटर इज नोटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो क्या हो रहा है, इधर से हीट लॉस हो रही है, T2 हाई टेम्परेचर पे, T1 कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर को नोट कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log T2 माइनस T1, यहाँ पे ये log E बेस में आएगा, तो log T2 माइनस T1 का हमने ग्राफ बनाया टाइम के साथ, और हम क्या देखते हैं, हमने प्लॉट किया अलग अलग टाइम पे। द नेचर ऑफ द ग्राफ इज ऑब्जर्व टू बी ए स्ट्रेट लाइन हैविंग अ नेगेटिव स्लोप एज शोन। तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज इन सपोर्ट ऑफ द इक्वेशन, तो जब ये हमने इक्वेशन डिराइव की थी उसको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, इसमें एवरेज का मेथड लगाते हैं, जो हमको प्रॉब्लम को या कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। तो क्या होता है, हमने देखा रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, माइनस dt बाई dt। dt बाई dt टेम्परेचर बढ़ने की रेट होती है, माइनस लग गया तो रेट ऑफ कूलिंग हो गई। किसके बराबर आता है, k टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें एवरेज यूज कर लेते हैं। स्मॉल चेंज की जगह हम एक थोड़े फाइनाइट चेंज की बात करते हैं। dt होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, हम एक फाइनाइट चेंज की तरह मान लेते हैं। तो dt को हम डेल्टा t बोल देते हैं। डेल्टा t मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये किसका चेंज होता है, सेकंड बॉडी का, जिसका टेम्परेचर T2 था। तो T2 फाइनल माइनस T2 इनिशियल अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू k इनटू, अब यहाँ पे भी टेम्परेचर बदल रहा था, तो एक इंस्टेंट पे तो फिक्स था टेम्परेचर T2। अब हम एक इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो हम T2 का एवरेज ले लेते हैं, T2 एवरेज माइनस T1। अब यहाँ पे माइनस साइन को अगर इनकॉर्पोरेट कर लें इस फर्स्ट या लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म में, तो ये आ जाएगा T2 इनिशियल माइनस T2 फाइनल अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू k, और T2 एवरेज आ जाएगा T2 इनिशियल प्लस T2 फाइनल बाय 2 माइनस T1। तो T1 is temperature of surrounding which remains constant, T2 is temperature of body which is cooling। तो ये फॉर्मूला जनरली यूज किया जाता है इस तरह से। देखो अलग से ज्यादा घबराने की बात नहीं है, रेट ऑफ कूलिंग ये तो हमें ध्यान रखना ही है जो ऊपर दिया हुआ है। बस इसी में हमने क्या किया, dt की जगह क्या कर दिया, डेल्टा t। डेल्टा t मतलब टेम्परेचर चेंज इन बॉडी, यानी कि T2 फाइनल माइनस T2 इनिशियल, और T2 की जगह क्या ले लिया, एवरेज। T1 तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट ही है, और dt की जगह डेल्टा t। T2 एवरेज का मतलब जो भी फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हम देखते हैं इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल है, अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes when the room temperature is at 20 degrees Celsius। Sorry. How long will it take to cool from 71 degrees Celsius to 69 degrees Celsius? तो चलिए एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए और आंसर बताइए कमेंट में, फिर आगे बढ़िए और देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। और अगर सही है तो वेरी गुड, नहीं है तो देखेंगे, सीखेंगे कैसे सही कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो
हमने देखा कि एवरेजेस का फॉर्मूला इस तरह से लगाया जाता है, T2 इनिशियल माइनस T2 फाइनल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू K इंटू ये एवरेज T2 इनिशियल प्लस T2 फाइनल बाय 2 माइनस T1। तो जब टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या हो गया, T2 इनिशियल इज 94, T2 फाइनल इज 86, तो 94 माइनस 86 कितने टाइम में हुआ, 2 मिनट्स में, तो अपॉन 2 कर दिया इज इक्वल टू K 94 और 86 का एवरेज माइनस 20। 94 माइनस 86 आ गया 8 बाय 2 सॉरी 8 बाय 2 इज इक्वल टू K, और यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 20, तो K आ गया 4, 8 बाय 2 इज 4 बाय 70 और 2 बाय 35। तो यहां से देखो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पहला डेटा जो है उसको K निकालने के काम आता है और फिर दूसरे डेटा में उस K को यूज कर लेना है, क्योंकि K जो है वो कांस्टेंट रहेगा। So for temperature change from 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस, तो ये 71 माइनस 69 आ गया ऊपर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू K 79 और 69 का एवरेज, 71 और 69 का एवरेज 71 प्लस 69 बाय 2 माइनस 20, तो ये आ गया 2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू K की वैल्यू है 2 बाय 25 सॉरी 2 बाय 35, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। 71 प्लस 69 बाय 2 इज 70, तो 70 माइनस 20, तो यहां से सॉल्व किया तो डेल्टा टी आ गया 35 बाय 50 यानी कि 0.7 मिनट, और अगर हम सेकंड्स में बात करें तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 सेकंड्स। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जहां पे कूलिंग की बात कर रहे हैं कि इस एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर होने में इतना टाइम लगा, तो बताओ किसी और टेम्परेचर रेंज से कुछ कम होने में कितना टाइम लगेगा, या किसी टाइम में कितना टेम्परेचर कम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये कन्वेक्शन और रेडिएशन वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, और ये हीट ट्रांसफर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू स्कूल लेवल, CBSE लेवल, एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छी लर्निंग हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, फायदा हुआ, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जैसा कि सब बोलते हैं। चलिए, तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।